हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप और हम लोग यहां पे जुड़े हुए हैं उस सफर में जिस सफर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। अभी हमारे 3 लेक्चर प्रीवियस हो चुके हैं। आज हमारे पास में लेक्चर नंबर 4 होने वाला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, उसके पहले क्या है, देखो आप लोग को पता है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे तो नहीं होगा। पहले क्या हो जाएगा, वो रेट लॉ और जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है उसके ऊपर रहेगा। देन अगर एक बार ये वाली चीजें क्लियर हो जाती है ना, रेट लॉ हुआ, लॉ ऑफ मास एक्शन हुआ, मॉलिक्यूलरिटी हुआ, देन उसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो अभी आज हम लोग को पहली जो चीज पढ़नी है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड जो रेट लॉ होता है। ठीक है, बट उसको शुरू करने से पहले आप लोगों को यहां फिर से हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे हमारी टीम से। ये हमारी कंप्लीट पीसीएमबी की टीम है और इस पीसीएमबी की टीम ने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करे हैं बहुत ही बढ़िया से लेक्चर्स। करना क्या है, आपको सिंपली जाना है प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को करना है वॉच, ताकि आपको मिल सके नंबर बिल्कुल भर भर के। ठीक है, चलो इसी नोट के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जहां हमने पढ़ना है लॉ ऑफ मास एक्शन और इसी के बाद में भी हम रेट लॉ को आगे बढ़ाते चलेंगे। अब देखो यहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, समझना। The rate at which a substance react is directly proportional to its active mass and the rate at which a reaction proceed is proportional to the product of the active mass of the रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, बहुत सारी बात बोल दी, एक्टिव मास आता है, रिएक्टेंट आता है, ये सारी कहानी बोल दी। ठीक है, चलो और समझ लो। ये बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक्टिव मास के। एक्टिव मास क्या, अभी वो भी बताऊंगा मैं। एंड द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ देयर रिएक्टिंग सब्सटेंस। रिएक्टिंग सब्सटेंस मतलब क्या, इस बात का हम लोगों को रखना है ध्यान। रिएक्टिंग सब्सटेंस का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं यहां पे इस रिएक्टेंट की। ठीक है, यह कहानी होती है। अब जरा इसको समझते हैं बहुत 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 ही ज्यादा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसकी अगर एक डेफिनेशन बोली जाए ना, सिंपल वाली भी होती है, वो ये क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये एक सिंपल डेफिनेशन भी होती है। अब इस पे भी अभी मैं आऊंगा, पहले जरा समझ लो इस चीज को। हमारे पास में कोई एक रिएक्टेंट देके रखा हुआ है R, जिससे प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास में P नाम का। ठीक है, यह कहानी चल रही है। अब देखो यहां पर मैंने क्या बताया है कि यहां जब कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना था, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कहानी देखी थी कि जब टाइम इनिशियली t इज इक्वल टू 0 था तो रिएक्टेंट कितना था हमारे पास में 100, जबकि प्रोडक्ट कितना था हमारे पास में 0। याद है कि नहीं याद, लास्ट लेक्चर में मैंने वो कपड़े वाला एग्जांपल दिया था कि एक जो फैक्ट्री है टी शर्ट बनाने वाली, तो उसका एग्जांपल दिया था t इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बोला कि माना कि 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब 2 मिनट के अंदर यह हो सकता है कि ये जो रिएक्टेंट है ये 60 पर आ जाए और प्रोडक्ट कितने पर चले जाए, 40 पर। क्योंकि क्या होगा, जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है तो रिएक्टेंट धीरे धीरे करके कम होता है और प्रोडक्ट धीरे धीरे करके बढ़ता चले जाता है। ठीक है, फिर यहां पे अच्छा ये क्या है, ये नेक्स्ट 2 मिनट पे है। अगर मैं बात करता हूं कि ये रिएक्शन अगले 4 मिनट और चली, ये इस तरह से हो गया है। ठीक है, अगले 4 मिनट और चली है तो यहां, अरे यार ये फिर तुमको कंफ्यूजन ना हो जाए, 0 मिनट चली, 2 मिनट चली, मैं समय इसमें टाइम इसमें ले रहा हूं ना। ठीक है, तो इसको मेहनत क्या होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं ना इनको एक थोड़ा अलग तरीके से लेकर चलूंगा। जब यहां पर 2 मिनट रिएक्शन पर 0 मिनट पे, अरे यार एक तो ये पेन पता नहीं क्या है यार, ढंग से सेट ही नहीं होता है कभी भी। ये 0 मिनट की बात है इनिशियल टाइम पे, फिर इसके बाद में टाइम स्पेंड हो चुका है 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट तक ये वाली कहानी हुई। अब जब यहां पे मैं ये बोलूंगा कि एक सिचुएशन ऐसी आई जब ये हो गया 40 और ये हो चुका है 60, इसको होने के लिए नेक्स्ट 4 मिनट्स या बोला जाए 5 मिनट्स और लग गए। ठीक है, 2 में 5 और 7 मिनट हो गए रिएक्शन अभी ये।
अब यहां पे अगर डाटा हो जाता है कुछ ऐसा कि ये हुआ 25, ये हुआ 75, तो 5 की जगह आपको लगेंगे 8 मिनट। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, समझ में आई कि नहीं बात? याद करो मैंने जो एग्जांपल दिया था कि जब आपके पास में रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट के बनने की स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, देखा 2 मिनट में कितना प्रोडक्ट बन गया, 40। पर वहीं अगर मैं बात करता हूं कि रिएक्टेंट कम हुआ तो देखो 5 मिनट में कितना प्रोडक्ट बना है, सिर्फ 20 बना है। 40 से 60 गए तो कितना प्रोडक्ट बना, सिर्फ 20। और वहीं अगर अगले 8 मिनट और लेकर गया तो अगले 8 मिनट में क्या हो चुका है, प्रोडक्ट कितना बना, सिर्फ 15 बना। मतलब यह है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होगा, देखो प्रोडक्ट कैसे बनता है, जब कभी भी रिएक्टेंट के पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं या रिएक्शन करते हैं। जब बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो बहुत सारे पार्टिकल में क्या होता है कि कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। पर जैसे जैसे रिएक्टेंट खत्म होते जाएगा तो वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स खत्म होते जाएंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होते जाएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हो जाएगी स्लो। ठीक है, ये कहानी होती है। और अगर तुम लोग को ये नहीं पता है तो उसमें ध्यान रखो, अरे उसमें होता था ना यार पुराने WWE में जब वो चलता था वो वाला मैच रॉयल रंबल, हम तो बहुत खेलते थे रॉयल रंबल। हम लोग मतलब आपस में नहीं खेलते थे, रॉयल रंबल हम लोग PS2 में बहुत खेला करते थे। तो वो रॉयल रंबल जब आप WWE में देखते हो ना तो शुरुआत में देखना जब बहुत सारे प्लेयर हो जाते हैं तो वहां पर बिल्कुल ऐसी भीड़ मच जाती है, खूब मजा आता है, ये इसको इधर पटक रहा है, ये उसको उधर पटक रहा है। फिर जैसे जैसे वो प्लेयर्स कम होते जाते हैं वैसे वैसे मैच की जो स्पीड होती है वो भी स्लो हो जाती है। तो यहां भी ऐसे ही कुछ होता है कि जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होगा तो वैसे वैसे जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से सिर्फ एक बात समझ में आई कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है तो ये कैसा डिपेंड करेगा, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा तो रिएक्शन फास्ट, कंसंट्रेशन कम तो रिएक्शन स्लो। तो इसीलिए इसमें क्या करके रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के रखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के। अरे यार रिएक्शन बोल रहा हूं, रिएक्टेंट के। ठीक है, यह कहानी हो चुकी है। अब अगली बात कि सर यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड में बोला गया है एक्टिव मास। ठीक है, क्या बोल के रखा गया है, एक्टिव मास बोल के रखा हुआ है। अब आती सर ये एक्टिव मास वाली चीज क्या है, जरा बताइए इसे। तो बड़ा आसान है यार, एक्टिव मास की रिगार्डिंग कहानी समझना क्या होती है। यहां पे रिएक्टेंट के इनिशियली 100 पार्टिकल्स थे। ठीक है, पर 100 पार्टिकल्स में से सिर्फ कितने पार्टिकल्स ने एक बार में रिएक्शन करी है, बताओ भाई। यहां पे 100 पार्टिकल्स थे तो 100 में से एक बार में सिर्फ 40 पार्टिकल्स ने रिएक्शन करी थी। अब यहां पे एक्टिव मास यही होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे एंटायर रिएक्टेंट में से सिर्फ वो हिस्सा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है दैट इज नोन एज एक्टिव मास। एक्टिव मास मतलब क्या, जो काम कर रहा है। यहां पर 100 पार्टिकल थे, 100 में से किसने कितनों ने काम करा, सिर्फ 40 पार्टिकल्स ने काम करा। सो फॉर दैट रीजन ये क्या होता है, आपके पास में एक्टिव मास होता है। क्लियर हो गई ना बात, इजी है बहुत ही ज्यादा। तो एक्टिव मास मतलब क्या बोलोगे कि वो मास जो कि रिएक्शन में उस टाइम पे यूज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास में, एक्टिव मास। एक्टिव मास को जब कभी भी लिखना होता है तो उसको क्या करते हैं, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहां अगर मैं रेट लॉ को बनाऊं ना तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के। तो एक्टिव मास को, जस्ट मिनट, एक्टिव मास को क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो पहले ये समस्या को जरा दूर करा जाए यार, तो समझ में नहीं आता है कि पढ़ाते टाइम पर इधर बोले कि गर्दन में बोले कि यार ठीक है करके। ठीक है, ये वाली कहानी होगी। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट की। ये कहानी हुई।
अब देखो इसके ऊपर यहां पर मैंने लिखा हुआ है n, तो n आपके पास में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभी इस पे ऊपर भी आएंगे, टेंशन नहीं लेना। ये क्या कहलाता है आपके पास में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये वाली कहानी होती है। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी आऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल्ड वीडियो होने वाली है ये सारी, जहां पर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रियल मीन भी समझ में आएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन भी समझ में आएगा और बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। पर इनिशियल लेवल पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी लॉ ऑफ मास एक्शन की बात की जाए तो लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट लॉ जो रहता है वो क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर क्या बोलोगे, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट बोला जाएगा। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां पे एक रेट कांस्टेंट के आया है। अब जरा इसका सिग्निफिकेंस देखो, ये आता कहां से है। अभी हमने एक एक्सप्रेशन देखा था, वो एक्सप्रेशन हमारे पास में क्या देके रखा हुआ था कि जो रेट होता है, जो आपके पास में रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के और इसके एक्टिव मास के। ठीक है, तो जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो उसकी जगह पर आता है इक्वल और एक आ जाता है कांस्टेंट। ठीक है, ये ऐसा कुछ हुआ, कांस्टेंट आ जाता है। और यहां पर जो कांस्टेंट के है उसी को ही क्या कहा गया है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहा जाता है। ठीक है, जो कांस्टेंट के है उसी को क्या कहा जाएगा, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहा जाएगा। ठीक है, और अगर देखो कई जगहों पर इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट भी लिख देते हैं, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। कई जगह सिर्फ इतना लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह पर आगे आपको यहां कांस्टेंट टर्म को और जोड़ दिया जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना, एक ही चीज चल रही है हमारे पास में। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर से आपके पास में एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि ये जो कांस्टेंट के होता है किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो क्या बता के रखा है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान रखना, ये रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हम लोगों ने ध्यान दिया था ना कि आपके पास में जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कॉलिजन ज्यादा होता है, तो ज्यादा कॉलिजन मतलब ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो अच्छा तुम लोगों ने कभी एक चीज को नोटिस करा होगा कि जब हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्टेंट और रिएजेंट होते हैं तो जनरली वो हम किस में यूज करते थे, गैसियस फेज में यूज करते थे। चाहे वो हाइड्रोजिनेशन करवाना हो या फिर आपके पास में सल्फोनेशन करवाना हो। ठीक है, सल्फोनेशन तो नहीं, सल्फोनेशन में तो फिर हम एक्वस स्टेट पे आते थे। सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने बहुत कम ही रिएक्टेंट्स को यूज करा हुआ है। ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन होती, तो यहां पर ध्यान रखो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कॉलिजन की जो प्रोसेस होती है वो ज्यादा होती है, जिस वजह से उनका जो रिएक्टिविटी रेट होता है वो भी बहुत ज्यादा हाई होता है। और अगर बार बार ये कोलिजन वर्ड मेरे मुंह से सुन रहे हो तो टेंशन नहीं लेना, इसके ऊपर पूरा अभी आगे एक डेडिकेटेड लेक्चर आएगा जिसकी आवाज में आपको कॉलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि मालूम है इस चैप्टर में तो आरएनएस कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत भयंकर का इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी उसके ऊपर भी आएंगे। तो यहां पर क्या क्या बात करी हमने, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही साथ में टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और कैटलिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ध्यान रखना कांस्टेंट जरूर है पर इन सभी चीजों के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। पर मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो है इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, समझ में आई बात। जो आपके पास में रेट कांस्टेंट के दे के रखा हुआ है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर और कैटलिस्ट के, बट ये इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो ये इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बड़ा ही आसान है, देखो यहां पर के की वैल्यू निकालनी है
तो K की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसको यहां पर सॉल्व करना पड़ जाएगा। अब यहां क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा काम हो जा रहा है। मोल पर लीटर की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास में, लीटर पर मोल की पावर n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स। इस पॉइंट को ध्यान रखना, आगे जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बहुत 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 ही भयंकर काम आएगा ये। लीटर पर मोल की पावर n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, और जहां पर n इज इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां पे एक रिएक्शन आपके सामने लिख दी गई है, AA प्लस BB से क्या बन रहा है हमारे पास में, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब रेट लॉ को एक्सप्रेस करना हमें सीखना है। रेट लॉ को एक्सप्रेस किस तरह से किया जाए वो जरा देख लेते हैं। ठीक, अब देखो यहां इसका मतलब क्या है पहले समझो, फिर इस पे आएंगे। कोई A नाम का रिएक्टेंट है और B नाम का रिएक्टेंट है। A स्मॉल a क्वांटिटी में लेके रखा हुआ है, B स्मॉल b क्वांटिटी में लेके रखा गया है। क्लियर हो गई बात, क्या करके रखा है, A और B नाम के कोई रिएक्टेंट है जिसमें से A स्मॉल a क्वांटिटी में लेकर रखा गया है, B स्मॉल b क्वांटिटी में लेकर रखा गया है, जिससे कि आपके पास में क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर लगाता हूं वो लॉ ऑफ मास एक्शन वाला फॉर्मूला, तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, यहां मिलेगा रेट इज इक्वल टू K A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B। ठीक है, ये मिल जाएगा, बहुत सिंपल सा है यार। जितना भी एक्टिव मास जब आप यूज करते हो ना, तो एक्टिव मास में क्या होता है कि पावर जो रहेगी वो इधर ही A और B ऐसे आ जाएगी। वो A और B क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे यहां रिएक्शन लिखी गई है ना कि A नाम का जो सब्सटेंस है वो उसका अमाउंट कितना है 2, B नाम का सब्सटेंस है उसका अमाउंट कितना है 3, और C नाम का सब्सटेंस आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो वो 1 है। मतलब 2 मोल्स ऑफ A, 3 मोल्स ऑफ B एंड 1 मोल ऑफ C ने मिलकर क्या मिलाया है, 4 मोल्स ऑफ D को बनाया है। तो बस आपको इसी तरह से इसे लिखना रहता है। ठीक है, अब देखो ये तो क्या हो गया हमारे पास में लॉ ऑफ मास एक्शन। अब रेट लॉ को जब एक्सप्रेस करना होता है तो किस तरह से किया जाएगा इसमें मैं बताता हूं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, जब भी आप इसे एक्सप्रेस करोगे तो आप इसे एक्सप्रेस करते हो पर मोल पे। ठीक है, पर मोल पे कैसे एक्सप्रेस करा जाता है कि यहां पे A का जो अमाउंट है वो कितना है 2A, तो आप यहां पर अब इसे लिखोगे कुछ ऐसा, 1/2 ऑफ D A बाय dt, और माइनस का साइन क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कि जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब आगे की तरफ माइनस का 1/3 dB बाय dt। हमेशा याद रखो जितनी भी वैल्यू होगी वो हमेशा कहां आ जाएगी, अपॉन में, क्योंकि मैं इसको हमेशा एक मोल में कंसीडर करना चाहता हूं। एक मोल में कंसीडर करना है इसलिए यहां 1 आता है और जितना भी अमाउंट होगा वो अपॉन में आ जाएगा। फिर क्या आएगा, माइनस का dC बाय dt विच इज इक्वल टू प्लस का, अरे प्लस का 1/4 d बाय dt। ठीक है, ये कहानी आ जाएगी। समझ में आई बात, क्या बोल के रखा हुआ है। अभी कोई रिएक्शन जो थी ये वाली, तो रेट लॉ में आप इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो, सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन में आप इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो, पर वहीं जैसे ही रेट लॉ एक्सप्रेशन आता है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपको इंडिविजुअली क्या करना पड़ता है, इसको ऐसे डिफाइन करना पड़ता है। और ये सारी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये सारी की सारी वैल्यू बराबर होती है आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन के, या सिर्फ रेट के। तो क्लियर हो गई बात, क्या बोल के रखा हुआ है, वापस समझ लो। अमाउंट दे के रखा हुआ था 2A 3B C। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमने बोला हर बार पर मोल चलेगा, पर मोल चलेगा तो 2A ना लिखते हुए क्या लिखा जाएगा, 1/2 dA बाय dt, 1/3 dB बाय dt, dC बाय dt। जितनी भी वैल्यू होगी वो सारे के सारे क्या हो जाएगी, 1 के अपॉन में चली जाती है। इस तरह से ये कहानी बनती है। ठीक है,
क्लियर हुई बात। अभी इसके दो एग्जांपल और सॉल्व करने हैं जिसपे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जरा हम वो देखेंगे। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए अब जरा यहां पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। फाइंड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर गिवन केमिकल रिएक्शन। अब देखो क्या देके रखा है। फर्स्ट वाली इक्वेशन हमें देके रखी हुई है 2a प्लस 3/2b, जिससे कि हमारे पास में प्रोडक्ट बन रहा है b नाम का। ठीक है, b नाम का नहीं बनना चाहिए, d बन जाना चाहिए। वो फिर क्या होता है, एक जैसे हो जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। हमें क्या कर देते हैं, हम इसको d नाम का प्रोडक्ट बना देते हैं तो उसमें से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बना दिया हमने d नाम का एक प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो इससे क्या बना दिया d। अब यहां आपको बोला गया कि इसको रेट लॉग में एक्सप्रेस करके बताओ या रेट इक्वेशन में। कई जगहों पर हाँ एनसीईआरटी में रेट इक्वेशन लिखा हुआ है तो टेंशन नहीं लेना, हम रेट इक्वेशन बोल देते हैं। रेट इक्वेशन में लिखा रहता है तो कैसे लिखोगे, रिएक्टेंट हमेशा कम होता है, सो फॉर दैट रीजन इसकी वैल्यू माइनस में रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 dA बाय dt विच इज इक्वल टू माइनस का, अब ये होता है मेन का, यहां पे 3/2 दे के रखा हुआ है। ठीक है, 2 दिया था तो 1/2 करा, 3/2 दिया है तो क्या करोगे, 3/2 में आप करोगे 1/3/2 dB बाय dt, जो कि बराबर होगा पॉजिटिव साइन के साथ में d बाय dt ऑफ d। ठीक है, ये इस तरह से ये रेट इक्वेशन बन गई, या जो रेट लॉ एक्सप्रेशन था वो हमारे पास में बन गया। क्लियर हो गई बात। क्या करा, जो भी कुछ होगा वो 1 के अपॉन में आएगा। और अगर इसको आप और सही तरीके से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 dA बाय dt इज इक्वल टू 3/2 था तो ये क्या हो जाएगा 2/3 dB बाय dt विच इज इक्वल टू प्लस का dd बाय dt, जो कि बराबर होगा किसके, रेट के। ठीक है, तो बस इतना सा करना रहेगा, ये बन गई इसकी रेट इक्वेशन। क्लियर, चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, देन अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, 2a प्लस 3b से बन रहा है 4c। अब इसमें एक छोटा सा हम लोग डालते हैं ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या डालते हैं, समझना कि यहां अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं तो यहां a और b जो हो रहे हैं ये क्या होते हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। और जो c है वो एसोसिएट हो रहा है ना। a और b क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, ये पहले भी मैंने पढ़ाया था। डिसोसिएट हो रहा है, कम हो रहा है, जबकि जो C है वो क्या हो रहा है, यहां पे फॉर्म हो रहा है। ठीक, इतना समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे कि एक जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। उसको हम लोगों ने याद करो क्या बोला था, रेट ऑफ डिसोसिएशन। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने जब प्रोडक्ट बनते जाता था तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ एसोसिएशन बोल के रखा हुआ था। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है। क्वेश्चन आप लोगों से मैं यहां पर यह बोलता हूं कि माना कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है ऑफ C वो गिवन है हमारे पास में 2.1 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं और यूनिट क्या हो जाएगी, वही हमारे पास में मोल पर लीटर और इंटू सेकेंड इनवर्स। याद रखना ये रेट की बात कर रहा हूं, रेट कांस्टेंट नहीं। रेट कांस्टेंट होगा तो ये वैल्यू जस्ट इन्वर्ट हो जाती है ना, ये वाली कहानी हो जाती है। ध्यान रखना कांस्टेंट अलग होता है, रेट कांस्टेंट अलग होगा और जो आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन है वो अलग होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन के रिगार्डिंग क्या बोला, रेट ऑफ फॉर्मेशन C अगर 2.1 इंटू 10⁻⁻² है तो ये बताना है कि रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A
कितना होगा और रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी कितना होगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, क्या बताना है, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी और रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी जो है इसकी वैल्यू भी कितनी होगी। ये क्वेश्चन पूछ के रखा हुआ है फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहां पर सॉल्व कैसे करोगे, पहले तो इसको रेट इक्वेशन में कन्वर्ट करो। रेट इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट होगा, ये ए दे के रखा हुआ है, क्या ये कुछ ऐसा है, 2a प्लस 3b से बन रहा है 4c। ठीक है, ये ऐसा कुछ गिवन है। अब इसके लिए आप यहां पर क्या करोगे, -1/2 dA बाय dt विच इज इक्वल टू -1/3 d बाय dt ऑफ b विच इज इक्वल टू प्लस का 1/4 d बाय dt ऑफ c। ठीक है, ये आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, या रेट इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो जस्ट सिंपली क्या कर दो, एक दूसरे के बराबर रख दो। तो मैंने क्या बोल दिया, यहां से अगर मैं सिर्फ इसको इक्वल लेकर चलता हूं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, तो यहां पे वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी -1/3 d बाय dt ऑफ b इज इक्वल टू प्लस का 1/4 d बाय dt ऑफ c। ठीक है, ये मिलेगा। अब क्या देके रखा हुआ था कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो 2.1 इंटू 10⁻⁻2 है, मतलब dc बाय dt की वैल्यू है। रेट ऑफ फॉर्मेशन सी मतलब क्या, dc बाय dt, क्योंकि dc बाय dt क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। तो मैं यहां से अगर सॉल्व करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यहां मैंने बना दिया dB बाय dt इज इक्वल टू माइनस का 3/4 इंटू 2.1 इंटू 10⁻⁻, कितना है, -2। क्लियर हो गया, बड़ा ही आसान है। जब सिंपली 3 और माइनस को इधर लेकर गया, मुझे तो dB बाय dt चाहिए ना, तो dB बाय dt क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4 इंटू 2.1 इंटू 10⁻⁻2। इजी, बड़ा ही इजी है। और इसी तरह से अगर मुझे यहां निकालना पड़े dA बाय dt की वैल्यू, तो क्या कर सकते हो, माइनस का 1/2 dA बाय dt विच इज इक्वल टू प्लस का 1/4 dc बाय dt। क्यों ऐसा कर सकते हो, क्योंकि a b के बराबर है, b c के बराबर है। ठीक, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, इसकी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, अच्छा सिर्फ dA बाय dt निकालना है ना, तो क्या आ जाएगा, dA बाय dt विच इज इक्वल टू, ये वाला माइनस का 2 उठकर इधर जाएगा, माइनस का 2/4 इंटू 2.1 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो ये देखो यही तो हमें चाहिए था। एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए। तो बस इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अब इतनी मेहनत कर लेना यार, इतनी मेहनत कर लेना, मैथमेटिक्स तुम्हारा बहुत बढ़िया है, मुझे मालूम है, सिंपल सा सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, इजी है ना। चलो तो फिर अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब कर देते हैं इसे इरेज। ध्यान रखना यार, ये एक तो क्या होता है ना कि बुक वाइज थोड़ी बहुत टर्म्स अलग चली जाती है, कहीं रेट इक्वेशन बोल दिया जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन बोल दिया जाएगा, तो जो आपको सुटेबल लगे आप उसी के हिसाब से चलो। रेट इक्वेशन ज्यादातर बोला जाता है तो उसी के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेना। क्लियर हो गई बात, इजी थे दोनों क्वेश्चन। ठीक, चलिए तो फिर
इसी नोट के साथ में ये लेक्चर तो हो चुका है हमारा एंड। और अगर ये लेक्चर आप लोगों ने पूरा अटेंड कर लिया, बढ़िया मजा आया, तो फटाफट से क्या कर दोगे, लाइक कर दोगे इस वीडियो को। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही साथ में ध्यान रखो magnetbrains.com जो इसकी ऑफिशियल साइट है, आप यहां पर जाइए, खुद को कीजिए रजिस्टर। और यहां रजिस्टर करने पर आपको मिलेगा 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, जिसमें आपके पास इंक्लूड होने वाले हैं सारे के सारे लेक्चर वीडियोस। तो बस आपको इतना सा काम करना है, लेक्चर वीडियोस को देखना है और फटाफट इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब देखो इसमें इंटरफेस भी कोई इतना ज्यादा बहुत ज्यादा बोला जाए हॉच पॉच या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है, बहुत इजी सा इंटरफेस है। ये करे, क्लास 12th को सिलेक्ट कर दो। क्लास 12th को सिलेक्ट करोगे तो जितनी भी फैकल्टी ने क्लास 12th के रिगार्डिंग लेक्चर बना के रखा है वो आपको यहां शो हो जाएंगी। आपको करना क्या पड़ेगा, सिर्फ वॉच नाउ पे करना पड़ेगा क्लिक। और जैसे ही वॉच नाउ पे करोगे क्लिक तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह का कंटेंट। इस कंटेंट में आपको करना क्या है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन चेक करना है, फुल चैप्टर वीडियो, वन शॉट रिवीजन और एमसीक्यू। और सीक्वेंस क्या होगा, पहले फुल चैप्टर के वीडियोस देखा करो यार। फुल चैप्टर के वीडियोस देखने के बाद में फिर आप जाओ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के ऊपर, उसके बाद वन शॉट रिवीजन और उसके बाद में फिर एमसीक्यूज पर जाया करो, तब ही जाके मजा आएगा पढ़ने का। नहीं तो ऐसे जंप करोगे ना तो गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक। तो बस अब फाइनली क्या करोगे, लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, नए सब्सक्राइबर कर दो सब्सक्राइब, और साथ ही साथ में वीडियो को कर दो शेयर। तो बस इसी नोट के साथ में हम लोग करते हैं इस लेक्चर को एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।